जय हिंद एंड गुड इवनिंग दोस्तों। उत्तर प्रदेश PCS अपर मेंस का GS5 की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, आज उसमें यूपी का जो लोकल गवर्नेंस है, जो स्थानीय शासन है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। यूपी देखो एक ऐसा अग्रणी स्टेट है, उसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके लिए 1947 में यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 लाया गया था। और आप जानते हो कि संविधान के 73वें संशोधन और उसके पार्ट 9 में जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, जो आदेशात्मक प्रावधान हैं, उनका पालन करते हुए यूपी की सरकार ने डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में कई काम किए हैं विकेंद्रीकरण लाने के लिए। जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया, इनका गठन किया गया है। दूसरा काम ये किया कि SC ST और जो वीमेन है इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भी। तीसरा प्रावधान ये किया कि जो पंचायतों का कार्यकाल है इसको 5 साल किया गया है, और अगर कोई पंचायत अपने टेन्योर से पहले विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो नया इलेक्शन 6 महीने के भीतर होगा। चौथा प्रावधान ये किया कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ग्राम सभा, फिर बीच में ब्लॉक पंचायत और ज़िला स्तर की पंचायत, जिनका पहला इलेक्शन 1995 में हुआ और उसके बाद 2000 में हुआ। इसके अलावा मध्यवर्ती और ज़िला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, यानी जो ज़िला पंचायतों के चेयरमैन है उसको ज़िला पंचायत सदस्य चुनते हैं, और जो ब्लॉक पंचायत है उसके प्रमुख को, यानी ब्लॉक प्रमुख को BDC मेंबर के द्वारा चुना जाता है, और BDC को और ज़िला पंचायत मेंबर को जनता चुनती है। और इस प्रकार से मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िला पंचायत का और ब्लॉक प्रमुख ही का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है। अच्छा, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में 73वें संविधान संशोधन की बात है, तो उसके कुछ प्रोविजंस स्वैच्छिक है, डिस्क्रेशनरी प्रोविजंस हैं, और यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने विवेक से, अपने कंसाइंस से, अपने डिस्क्रेशन के आधार पर तय कर सकती है। कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो पार्ट 9 के बारे में है, जैसे जो कर्मचारी हैं, जो उनका काम है, उनका जो मनी का ट्रांसफ़र करना है। दूसरा, ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाना। तीसरा, गांव के लेवल पर जो पंचायत का प्रधान है, यानी जो ग्राम प्रधान है, यानी सरपंच है, उसके चुनाव के तरीके को तय करना। चौथा, OBC के आरक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट उपाय ये कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट कि जितने भी टैक्सेस हैं और ड्यूटीज़ हैं, यानी शुल्क और कर, और इनकी जो फीस है उसके बारे में जो डिसीजंस है उसका अधिकार पंचायतों को ट्रांसफ़र कर सकती है। पंचायतों को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने और उनकी ऑडिटिंग कराने के भी प्रोविजंस हैं। इसके अलावा देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायतों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के हर एक लेवल पर 6 कमेटियां, 6 समितियों का गठन किया गया है। ये कौन कौन सी कमेटियां हैं? देखिए, इसमें नियोजन और विकास कमेटी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी है तीनों लेवल पर, ग्राम, ब्लॉक और ज़िला लेवल। दूसरी है शिक्षा समिति, यानी एजुकेशन कमेटी। फिर तीसरी है निर्माण कार्य कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी। फिर स्वास्थ्य समिति। नेक्स्ट, प्रशासनिक समिति। नेक्स्ट, जल प्रबंधन समिति। तो ये कमेटियां गठित की गई हैं, और इसलिए गठित की गई हैं ताकि जो विशेष काम इनको सौंपे गए हैं ये उनको कर सके। हर एक कमेटी में SC ST और वीमेन को इनका एक प्रतिनिधि होना ज़रूरी होगा, और कमेटी के जो मेंबर्स हैं इनका नॉमिनेशन, इनका नामांकन पंचायत करेगी और अपने चुने हुए मेंबर्स के बीच में से करेगी। क्योंकि आप जानते हो कि गांव में जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तो हर वार्ड से, हर मोहल्ले से एक मेंबर चुना जाता है, जिसे ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। तो उनके बीच में से मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, और पंचायत के हर एक लेवल पर जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, जो विकास के योजनाएं हैं, उनको बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लानिंग है, या जो डेवलपमेंटल कमेटीज़ हैं, उनको बनने से पंचायत के हर एक लेवल पर
एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, यानी एक सहभागिता पूर्ण नियोजन प्रक्रिया आरंभ हुई है। यानी गांव के हर वार्ड से जो मेंबर बने हैं, आप समझ सकते हैं कि मोहल्ले से जो ग्राम पंचायत सदस्य बना है, वो जब इन कमेटियों में शामिल होगा तो विकास का जो प्रोसेस है वो सहभागिता पूर्ण होगा, पार्टिसिपेटरी होगा। उसमें पार्टिसिपेशन हर वर्ग का हो सकेगा। और इससे क्या होगा, देखो, इससे डेवलपमेंट का और सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो सकेगा। पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। थोड़ा अगर और गहराई में हम जाए तो देखिए, जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 तक है तो वहां 9 सदस्य होंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच है तो वहां 11 सदस्य रखे जाएंगे ग्राम पंचायत के। और अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 से 3000 के बीच है तो वहां 13 सदस्य रखे जाएंगे। और अगर जनसंख्या 3000 से अधिक है तो 15 मेंबर ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे। इसी तरह अगर ग्राम पंचायत के इलेक्शन की बात करें तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन ग्राम सभा करती है, यानी गांव की सारी वयस्क जनता। गांव में एक उप प्रधान भी हो सकता है और इस उप प्रधान को ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बीच में से बनाया जाएगा और उन्हीं के द्वारा इसको चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। और जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन गांव की जनता के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसी तरह अगर ब्लॉक समिति की बात करें, यानी जो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है, अगर उसकी बात करें तो इसका इलेक्शन बीडीसी द्वारा किया जाता है, यानी सदस्यों द्वारा अपने भीतर से ही। देखो, हर एक गांव से कुछ बीडीसी बनते हैं और चंद गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक में से जितने भी गांव हैं उन बीडीसी मेंबर्स के बीच में से एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा और उसके लिए मतदान यानी वोटिंग केवल बीडीसी मेंबर ही करेंगे। इस तरह क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। क्षेत्र पंचायत में एक उप प्रमुख भी हो सकता है जो बीडीसी मेंबर्स के बीच में से ही होगा। और जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि बीडीसी जो हैं वो ग्राम सभा द्वारा बनाए जाएंगे। थोड़ा अगर हम ग्राम पंचायतों की और बात करें तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनको पंचायतों की स्थापना के लिए कदम उठाने की डायरेक्शंस दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं। यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 हमने डिस्कस किया था कि लाया गया था और गवर्नर ने 7 दिसंबर 1947 को इस पर अपनी अनुमति प्रदान की थी और यूपी में पहली बार पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई और इसी डेट से प्रदेश की पंचायतों ने काम करना शुरू किया। बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम आपने सुना होगा, जो 1957 में पंचायती राज के लिए आई थी और उस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। तो उसी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 लाया गया। यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, इसके बेस पर यूपी में पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। जिले को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया, जिला पंचायत, उसके नीचे ब्लॉक पंचायत और इसके नीचे ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। इसके अतिरिक्त महिलाओं को ग्राम पंचायत के लेवल पर 30% रिजर्वेशन दिया गया और यह चक्रीय क्रम में दिया गया, साइक्लिकल दिया गया। 73वें संविधान संशोधन लाया गया था 1992 को, जो 24 अप्रैल से पूरे देश में लागू हुआ। इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन नहीं था और इस 73वें संविधान संशोधन में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी
पंचायती विधि संशोधन एक्ट 1994 लागू किया। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन 1994। यूपी में जो नोटिफिकेशन था वो 23 अप्रैल 1994 को स्टेट इलेक्शन कमीशन जब बना, और 1994 में स्टेट इलेक्शन कमीशन की देखरेख में पंचायतों का चुनाव होता आया है। यानी जो नोटिफिकेशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है पंचायत इलेक्शन के लिए। और पंचायतों में वोटिंग करने के लिए जो मिनिमम एज है वो बिल्कुल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरह 18 साल ही है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 साल होना चाहिए। और संविधान का जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिसमें से 16 विषयों के काम यूपी में पंचायतों को सौंपे गए हैं। 29 में से 16 सब्जेक्ट्स। ग्राम पंचायतों का गठन जहां तक संभव हो 1000 की आबादी पर किया ही जाएगा, और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान को हटाया भी जा सकता है। अगर ग्राम प्रधान को हटाना हो तो ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसको 15 दिन पहले, यानी जिसकी सूचना 15 दिन पहले देना जरूरी होगा। और इस बैठक का जो कोरम है, यानी मिनिमम संख्या जिसके बिना पंचायत की बैठक नहीं हो सकती, वो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य होना जरूरी है। बैठक में ग्राम सभा के जितने भी उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं, वो 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं। अगर बैठक में कोरम ना हो या मेजॉरिटी ना मिले या प्रधान को हटाने का इस तरह से प्रस्ताव पारित ना हो पाए, तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक से 1 साल के भीतर नहीं ला सकते। ऐसा प्रस्ताव 1 साल के भीतर फिर दोबारा नहीं लाया जा सकता। होप के पंचायत, जो यूपी का पंचायती राज है, उसके संदर्भ में सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम शहरी स्थानीय निकायों की बात करेंगे। शहरी स्थानीय शासन, देखो इसके लिए 74वां संशोधन, संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जिसके लिए यूपी लोकल बॉडीज एक्ट 1994 के नाम से एक कानून बना, यानी उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून बना। और यूपी सरकार ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम शहरों के लिए, ये शहरी बॉडीज के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू किया, जिसमें कई सारे बिंदु रखे गए। जैसे इसमें रखा गया कि जो यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 है, जो पहले से चला आ रहा था, और दूसरा पहले से चला आ रहा एक्ट यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1916, इनको नए नाम दे दिए गए। यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 को नाम दिया गया यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, और यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1916 को नाम दिया गया यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916। इसी के साथ साथ यूपी टाउन एरिया एक्ट को निरस्त कर दिया गया। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो शहरी निकाय हैं, वो 628 हैं। उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए गए, यानी नगर निगम बनाए गए, कुछ नगर पालिकाएं बनाई गई, और कुछ नगर पंचायतें बनाई गई, और इनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया। जैसे इनको जो घरेलू इंडस्ट्रियल काम है, उनके लिए पानी सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई, जच्चा बच्चा केंद्र की, बाल कल्याण केंद्र की, और जितने भी इस तरह के क्लिनिक्स हैं जो बर्थ कंट्रोल में का प्रयास करेंगे, उनकी स्थापना करने का अधिकार दिया गया, उनके मेंटेनेंस करने का, उनकी मदद करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त इनको जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठा सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के कदम उठा सकते हैं। इनके कार्य क्षेत्र को और विस्तार दिया गया है। शहरों में जो पार्किंग लॉट्स हैं, जो पार्किंग प्लेसेस हैं, बस स्टॉप्स हैं, जो पब्लिक एमिनिटीज हैं, उनको बढ़ाना, उनका रखरखाव करना। इसके अतिरिक्त जो शहरी वन हैं, अर्बन फॉरेस्ट एरियाज हैं, और उनके साथ साथ
जो वहाँ का प्राकृतिक संतुलन है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। इनकी जिम्मेदारियों में विकलांगों और मंद बुद्धि के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना भी शामिल है। इनको ये भी अधिकार दिया गया है कि सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देंगे, शैक्षिक पहलुओं को बढ़ावा देंगे, और जो पालतू पशु हैं जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं, इस तरह इनका रख रखाव भी करेंगे और पशुओं पर अत्याचार को भी रोकेंगे, क्रूरल्टी को भी रोकने का काम करेंगे। जो स्लम एरियाज़ हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनका सुधार करेंगे, उनका उत्थान करेंगे। और इसके अलावा जो शहरी गरीबी है उसको उन्मूलन करना, उसको कम करने की दिशा में भी ये निकाय काम करेंगे। पार्क बनाएंगे, खेल के मैदान की सुविधाएं विकसित करेंगे। नगर पालिका और नगर परिषद के लिए रूल बनाने के जो अधिकार हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, अब उनको मंडलायुक्त को दे दिया गया है। और स्टेट रेवेन्यू का इनको ट्रांसफर बहुत बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार को मिलने वाला जो टैक्स है उसमें से 7% इनको ट्रांसफर किया गया है। जो अर्बन बॉडीज हैं इनका हिस्सा इस तरीके से रखा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3.12% मिलेगा, नगर पालिका परिषद को यानी म्युनिसिपल बोर्ड्स को सेम 3.12% मिलेगा, और नगर पंचायत को यानी टाउन एरियाज को 0.76% दिया जाएगा। इस एक्ट में दिए गए सभी तरह के टैक्सेस को 23 सितंबर 1998 से लगाया जाना मैंडेटरी किया गया है, और ज़िले के जितने भी विकासात्मक परियोजनाएं होंगी, काम होंगे, उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ज़िला नियोजन समिति का प्रावधान किया गया है। अगर हम अर्बन बॉडीज से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो यूपी में देखो, जो शहरी स्वायत्त नियम है, जो नगरीय शासन है, ये 1916 में शुरू हुआ था और इसको संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला। यूपी लोकल बॉडीज एक्ट 94 के तहत यानी उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 के तहत यूपी में नगर निगम गठित किए गए, नगर पालिका परिषद गठित की गई और नगर पंचायतें गठित की गई, जो हमने भी डिस्कस किया। शहरों के कितने टाइप्स होंगे इसका अनाउंसमेंट देखिए गवर्नर करेंगे, और नगर पालिका का जो एरिया है वो गवर्नर के द्वारा ही नोटिफाइड किया जाता है, गवर्नर द्वारा ही अधिसूचित किया जाता है कि नगर पालिका के एरिया में कौन कौन से शहर के एरिया शामिल रहेंगे। मेयर या महापौर या नगर प्रमुख डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा और यह शहर का प्रथम नागरिक होगा, और ये नगर निगम का अपन पद के नाते सदस्य भी होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है, और नगर निगम की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो कार्यकारिणी समिति होती है, उसका ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है, पदेन सभापति भी होता है। मेयर 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और अपना पद संभालने के 1.5 से 2 साल तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। लेकिन अगर ये पास ना हुआ तो फिर उस डेट से 2 साल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव इसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। डिप्टी मेयर भी बनाया जा सकता है, जिसे 1 साल के लिए चुना जाएगा, सभासदों द्वारा चुना जाएगा, और ये 1 वर्ष के लिए होगा। इसका काम होगा मेयर की हेल्प करना। नगर में इसके अलावा कुछ सभासद पार्षद भी होते हैं। सभासद 3 टाइप के हो सकते हैं। पहले निर्वाचित सभासद होंगे, ये हर वार्ड से एक सभासद चुना जाएगा, और इनकी जो संख्या है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुछ सभासद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट भी किए जाते हैं, उनकी संख्या 5 से लेकर 10 तक हो सकती है। और तीसरे, कुछ काउंसलर्स या सभासद अपने पद के नाते ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, यानी उस क्षेत्र का, उस जिले का जो एमएलए है वो भी पदेन सभासद होगा। जो वहाँ के एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के,
या लोकसभा के वो भी पदेन सभापति होंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर या सभासद हो सकते हैं, होंगे। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम है उसमें बहुत सारी कमेटियां होती हैं, लेकिन वो कमेटियां 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी अधिकतम 12 समितियां हो सकती हैं और 5 साल इसका कार्यकाल होता है। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी निगम को डिसॉल्व कर सकती है, विघटन कर सकती है, लेकिन जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट इसको विघटित करेगी उसके 6 महीने के भीतर फ्लैश इलेक्शन कराना मैंडेटरी होगा। निगम का जो बजट है उसको नगर आयुक्त तैयार करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी नगर निगम का बजट नगर आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। और यूपी के जितने भी स्थानीय निकाय हैं, लोकल गवर्नेंस के जितने भी बॉडीज हैं, यानी नगर पंचायतें हैं या गांव की पंचायत है या नगर निगम है, नगर निकाय है, उसमें हर लेवल पर महिलाओं को चक्रीय रूप से, साइक्लिकल रूप से 1/3 रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, यानी चक्रीय रूप से महिलाओं को यूपी के सभी लोकल बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये हमने आज डिस्कस किया यूपी के स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल गवर्नेंस के बारे में। हम मेंस की अपनी इस सीरीज़ को जो हमने शुरू की गई है, ये रनिंग में है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस के अगले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।